चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं? क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड कहते किसको है? फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक संसार। ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। अब इसमें हम समझते हैं फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स कहा किसको जाता है। तो जो भी फिनोमिना नेचर में हो रही हैं, ऑल द फिनोमिना which are happening in the nature is called physics। जो भी फिनोमिना नेचर में हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? जो भी फिनोमिना नेचर में हो रही हैं उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो इसको लिख ले। व्हाट इज फिजिक्स? Definition: all the phenomena which are happening in the nature is called physics। जो भी फिनोमिना नेचर में हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स एक ऐसा लॉ है जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स के लॉ की हेल्प से हम फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स के लॉ की हेल्प से तो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस को लिख ले।
Physics is the basic discipline category of natural science. The word physics comes from the word physis, which means nature. तो फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूजिस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसको संस्कृत में इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिर से लिख ले इसको। फिजिक्स इज द branch of science which devotes to study of nature and natural phenomena। यहाँ पर देखें, Physics is the branch of science which devoted to the study of nature and natural phenomena. Thus, physics is the most basic of all science. In the study of physics, there are two principles: unification and reductionism. इसको लिख लें। In the study of physics, there are two principles, which is known as unification and reductionism. Unification means, यहाँ पे इसको पढ़े, यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू लॉज। बहुत सारी फिनोमिना को आप एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर दें, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो चलिए इसको लिखें। यूनिफिकेशन का मतलब लिखें। यूनिफिकेशन मीन्स to explain various phenomena by a in terms of a few laws। बहुत सारे फिनोमिना को अगर हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करें, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय न्यूटन फॉर फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड। जब तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, कोई एप्पल अगर गिरता है ग्राउंड में तो न्यूटन्स लॉ से दिया जाता है। सैटेलाइट मोशन करते हैं प्लेनेट के चारों ओर, वो भी न्यूटन्स लॉ से दिया जाता है, ग्रेविटेशन के लॉ से दिया जाता है। प्लेनेट का मोशन भी सन के चारों ओर
ये भी किससे दिया जाएगा? ये भी किससे दिया जाता है? प्लैनेट का मोशन सन के चारों ओर, ये भी किससे दिया जाएगा? ग्रेविटेशन से। Similarly, the basic law of electromagnetism in the form of Maxwell equation explain electric and magnetic phenomena। क्या लिखा है? जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना एक्सप्लेन करती है। जिसको लिख लें, तो जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in the form of Maxwell equation, in the form of Maxwell equation explain all electric and magnetic phenomena। ये हो गया। तो दो प्रिंसिपल यूज होते हैं फिजिक्स में, एक को बोलते हैं यूनिफिकेशन और एक को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बड़ी प्रॉपर्टी को हम छोटे प्रॉपर्टीज में तोड़ दें, इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे रिड्यूस कर दें, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस कर दें, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो दो प्रिंसिपल है फिजिक्स में। जो रिडक्शनिज्म का मतलब लिख लें, रिडक्शनिज्म मीन्स अटेम्प्टिंग रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर या मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम from the properties of its constituents simpler parts। जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बल्क सिस्टम पढ़ते हैं, एक बड़ा सिस्टम। In the term of macroscopic quantities like temperature, internal energy, entropy, तो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि एक बड़ा सिस्टम है आपके पास, ठीक है, एक बड़ा सिस्टम है और उसके छोटे छोटे पार्ट करके आप पढ़िए। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है 4 व्हीलर,
उसकी स्टीयरिंग को पढ़िए, उसके टॉर्च को पढ़िए, उसके हैंडल को पढ़िए, उसके गेट को पढ़िए, उसके टायर की स्टडी कीजिए। मतलब उसके एक एक सिंगल पार्ट की स्टडी कीजिए। तो ये सब क्या कहलाएगा? तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट की स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, the later development of kinetic theory and statistical mechanical properties। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। भाई हर पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। इन सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर जोड़ दें तो इसका एवरेज ले लें तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। आगे समझते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आगे लिखिए। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप और फिजिक्स का एक्साइटमेंट। फिजिक्स में स्कोप भी है। चलिए समझते हैं। क्या समझेंगे? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हेडिंग डाल लें। तो दो स्कोप हैं, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरे को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो दो डोमेन हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में हम लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स we deal with large size object जो हम
क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जैसे जो ओल्ड ज़माने की जो फिजिक्स है, ओल्ड ज़माने की फिजिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, न्यूटन के ज़माने की जो फिजिक्स। यहाँ पे बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की बात होगी, न्यूटन के ज़माने की फिजिक्स की बात होगी। इसके अंदर हम पूरा मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में पूरी 11th की जो फिजिक्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड, है ना, और जितने भी चैप्टर 11th के हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, जितने भी चैप्टर हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ये सब हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो जो पूरी 11th की फिजिक्स है वो सब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। और इसके अंदर 12th की जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पहला चैप्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव, जितने भी चैप्टर है ये सब किसके अंदर आता है? हाँ, फिजिक्स का जो, हाँ, इसके अंदर ऑप्टिक्स भी आएगा। सेकंड पार्ट फिजिक्स जो है उसका ऑप्टिक्स भी आएगा। हाँ, सेकंड का पार्ट जो फिजिक्स है उसका कुछ पार्ट नहीं आएगा। जैसे छोटे पार्टिकल जब हम स्टडी करेंगे, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे इन जगहों पे फिजिक्स का, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स काम नहीं करेगी। कौन सी फिजिक्स काम करेगी? माइक्रोस्कोपिक, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स की, न्यूक्लियस की, सेमीकंडक्टर की स्टडी होगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर आएगा। माइक्रोस्कोपिक में छोटे छोटे पार्टिकल की बात होगी। फिर हम बात करते हैं, तो ये जो है ये क्लासिकल फिजिक्स है। मैक्रोस्कोपिक वाली जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बड़े साइज के जहाँ ऑब्जेक्ट की डील करते हैं, ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। न्यूटन के ज़माने की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है, और माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक ज़माने की फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है? ये जो न्यूटन के ज़माने की फिजिक्स है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स क्या है?
फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी को बोलते हैं मैकेनिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। हीट जब मोशन करती है तो थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं उसको। इलेक्ट्रोडायनेमिक, ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। ये पूरी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिक्स सुन ले। फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फोर्स और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं। तो इन थर्मोडायनेमिक्स we discussed about gaseous system, change in temperature, like change in temperature, internal energy, entropy, mode of transfer of heat, फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। ये सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। तो मैग्नेटिक फिनोमिना, कूलम्ब्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, ये सब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट की स्टडी। खबर हो। हाँ बस नहीं बैठा रहे, नहाए धोए ना। The classical physics is inadequate to handle microscopic domain where we deal with constitution of structure of matter. एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स में एक्साइटमेंट भी है। A few basic concepts and laws can explain diverse physical phenomena
For a layman, the study of physics is cited. For a layman, the study of physics is exciting. For example, the live transmission of event thousands of kilometers. Study ISD, fax, pages, cellular phone, use of robot, जर्नी टू मून, ये सब क्या है? फिजिक्स की हेल्प से पॉसिबल है। हेल्थ साइंस में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। लेज़र और उसका एप्लीकेशन, नए सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे फोर्सेस की स्टडी करते हैं हम लोग। तो क्या है ये? फिजिक्स की स्टडी एक्साइटमेंट है। स्टडी ISD है ना। हेल्थ साइंस में टेक्नोलॉजी आ गई है, लेज़र, उनका एप्लीकेशन, नए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, फिजिक्स जो है और भी साइंस से रिलेटेड है।